चलिए अब सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन का अरेंज द बॉन्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में हमें अरेंज करना है। हमारे पास कंपाउंड क्या क्या है, LiF है, ठीक है, K2O है, ठीक है, और फिर N2 है, ठीक है, SO2 है, ठीक है, ClF3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दें, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट ये होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं और आपको पता है प्रॉपर शेयरिंग से बने यहाँ कोई आयनिक कैरेक्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम एलिमेंट है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है तो कहीं से भी आयनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जाता अगर मान लो इधर तो ये माइनस आता, ये प्लस आता, हम कहते प्लस माइनस तो सर कैटायन आयन जैसा दिख रहा है, तो ये कुछ आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। मगर नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो वाला बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है। अभी आप कहोगे सर आयनिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने को बोला गया, आप कोवेलेंट की चर्चा कर रहे हैं। तो आयनिक और कोवेलेंट एक दूसरे के अपोजिट तो हैं। जहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ आयनिक कैरेक्टर कम होगा और जहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, हम कोवेलेंट कैरेक्टर भी कंपेयर करके उसका उल्टा लिख देंगे तो वो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये 100% कोवेलेंट है और हमें हम लिखना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है इसलिए सबसे कम आयनिक ये होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, N2 आएगा, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। जहाँ मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, डबल बॉन्ड वाला उससे कम और सिंगल बॉन्ड वाला सबसे कम, ठीक है। तो इसके बाद तो इसी को आना पड़ेगा। कोवेलेंट है तो आयनिक में बढ़ेगा इससे, ध्यान रहे। यहाँ 3 बॉन्ड थे तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट था ये, इसलिए सबसे कम आयनिक ये है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम कोवेलेंट ये है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा आयनिक ये है। अब देखो, अब जितने बच गए हैं सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखो माइनस, ये +3, ये -2, ये प्लस, ये -1, ये प्लस। तो कोवेलेंट के जहाँ चार्ज ज़्यादा होता है, जहाँ चार्ज कैटायन का चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ दिख रहा है, मतलब इसके बाद आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर चल रहा है तो ClF3 आना चाहिए। इसके बाद ये दिख रहा है तो K2O आना चाहिए। इसके बाद सबसे कम ये दिख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक LiF होगा। कोई चार्ज सबसे कम है, पोलराइजेशन कम होगा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करेक्ट ऑर्डर था। थिंकिंग के नंबर आपको मिलने थे इसमें। आप कहोगे सर बस इतनी सी बात के नंबर, थिंकिंग के नंबर आपको मिलेंगे अगर आप ठीक से लिखेंगे तो। और ये इतना आसान नहीं था कि अब तुक्का लगा के इसको सही कर दें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज O2, O2 प्लस O2 माइनस। अब ध्यान रहे, चार्ज्ड स्पीसीज हमेशा न्यूट्रल स्पीसीज से कम स्टेबल होती है। तो बहुत अच्छा आंसर लिखा था। हाँ, अगर O2 की बात करें तो O2 जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 2 रखता है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिख रहे हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से चले तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ऑर्डर आपका ये आना चाहिए था O2 प्लस, O2 और O2 माइनस। मगर एक ये भी बात चलती है कि जो न्यूट्रल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो O2 सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो O2 प्लस आ जाएगा। फिर O2, कुछ लोगों ने लिखा भी था कि O2 जो है O2 प्लस और O2 माइनस से ज़्यादा स्टेबल होगा, मगर ये नहीं बताया था कि O2 माइनस और O2 प्लस में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। बॉन्ड ऑर्डर अब निकाल लीजिएगा, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने नहीं जा रहे हैं, अगर फिर भी आप बोलेंगे तो निकाल ही देते हैं। आइए ऐसा करिए, 1s बॉन्डिंग तो 1s एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग,
फिर बॉन्डिंग के एक आएंगे यानी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग के ही 2 आएंगे यानी 4, पी वाले 2 डब्बे आते हैं ना यहाँ पे, तो 2 4 6 8 10 14, फिर पी के ही 2 आएंगे, ये एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे, ये भी बॉन्डिंग वाले हैं। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 4 6 4 10, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 2 4 6, तो 10 - 6/2 2 आएगा। प्लस का मतलब एक घटाना है, तो जो इलेक्ट्रॉन घटेगा वो यहाँ से घटेगा, एंटी बॉन्डिंग कम हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मतलब 5 घटाना पड़ेगा, 10 - 5/2 2.5 हो जाएगा। और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहीं पे ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 10 - 7/2 हो जाएगा, दैट इज़ 1.5। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। खैर ये आपको निकालना आना चाहिए था, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ये ऑर्डर था और चार्ज वाली स्टेबिलिटी के हिसाब से ये ऑर्डर था। अगर आपने ये ऑर्डर भी लिखा था, ये वाला ऑर्डर भी लिखा था तो भी सही था कि आपने ठीक तरीका सोचा था, उस सोचने के हिसाब से आपने ठीक लिखा था, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बतानी है, तो ध्यान रहे इसमें कुल टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है और इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि जो ऑड नंबर वाले हैं वो पैरामैग्नेटिक है और इवन वालों में 16 और 10 को छोड़कर सारे पैरामैग्नेटिक हैं। तो ये इवन तो है मगर एक्सेप्शन वाला है, बाकी सारे ऑड है। तो ये तीनों ही कैसे हैं पैरामैग्नेटिक है, तीनों का ही नेचर कैसा है पैरामैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या किया था, ये तो लिख भी दिया था मगर वो भूल गए थे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछा जा रहा है इसमें। तो ये O2 हो गए, O2 + O2- तीनों ही क्या है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही लीस्ट नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्ट कर पाए थे। ये ठीक से देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड जो है वो 9th का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ कार्बन इज़ 0.15 नैनोमीटर, डायमीटर ऑफ कार्बन दिया गया है, डायमीटर ऑफ कार्बन दिया कितना दिया गया 0.15 नैनोमीटर, क्योंकि कहानी में सेंटीमीटर का जिक्र हुआ है इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में अगर आप इसे बदलेंगे तो 0.15 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर आएगा, जिसको आप 15 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। कार्बन के डायमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है और कोई ज़्यादा दिमाग यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, ठीक है। हाँ, तो हमने और कोई ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया, सिर्फ कार्बन का जो डायमीटर दिया गया था उसको नैनोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि सवाल में हमें सेंटीमीटर में ही आगे बढ़ना है। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाई साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहे हैं कितने कार्बन को साइड बाई साइड रखना है एक स्केल के ऊपर, साइड बाई साइड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मान लेते हैं, टोटल n टाइम्स ये रिपीट करेंगे, n टाइम्स ऐसे रिपीट करेंगे एक स्केल के ऊपर। ध्यान रहे एक सीधी स्केल के ऊपर रखना है। स्केल की लेंथ हमें दी गई है, कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की स्केल है, उसमें कितने कार्बन को साइड बाई साइड रख के रिपीट किया जाए कि पूरी स्केल भर जाए, ठीक है। कार्बन का डायमीटर हमें दिया गया है, कार्बन को साइड बाई साइड रखते जाना है, रखते जाना है, रखते जाना है, रखते जाना है, तब तक रखते जाना है, तब तक जब तक कि सीधी स्केल की लेंथ कितनी ना हो जाए 20 सेंटीमीटर। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, हम कहेंगे ठीक है n टाइम्स रखेंगे। एक कार्बन का डायमीटर कितना है DC बोला, तो यहाँ तक के लिए DC, ये 2DC, ये 3DC, ऐसे चलते चलते कितने कार्बन है टोटल, तो हमने कहा सर n कार्बन है, तो एक कार्बन की लेंथ कितनी हो जाएगी डायमीटर ऑफ कार्बन, n कार्बन की वजह से लेंथ कितनी हो जाएगी तो n इंटू डायमीटर ऑफ कार्बन, और ये n इंटू डायमीटर ऑफ कार्बन ही दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 अपॉन डायमीटर ऑफ कार्बन। ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में रखना है, तो 20 अपॉन डायमीटर ऑफ कार्बन कितना है 15 इंटू 10⁹ -9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁹ 9। ये इतने सारे कार्बन रखने पड़ेंगे।
कुछ लोग 10 ला रहे हैं, 20 ला रहे हैं। भाई साहब 10 कार्बन रख के 20 सेंटीमीटर लंबी स्केल बनाओगे, मजाक कर रहे हो यार। 10 कार्बन छोटे छोटे रख दोगे, दिखाई भी नहीं देगा। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा कार्बन है, ये बिलियन में चले जाएंगे। बिलियन, बिलियन समझते हो ना? तो बिलियन में कार्बन रखेंगे तब जाके आपको 20 सेंटीमीटर की लेंथ दिखते हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सप्लेन वाई कैटायन आर स्मॉलर देन एनायन एंड एनायंस आर सॉरी कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से कैटायन छोटे होते हैं और एनायन बड़े होते हैं। ठीक है, ये तो बताया गया है भाई साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई देखो, मान लो हमारे पास ए नाम का कोई एटम है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ए माइनस यानी एनायन बन जाएगा, और इसी में से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो ये ए प्लस यानी कैटायन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाते समय क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए सर, बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहे सर, कांस्टेंट रहे। ठीक है, इस ओवरऑल पूरा इफेक्ट निकल के क्या है, सिग्मा बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, घट गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, घट गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ नहीं हुआ, कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहे, लिखना भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसको लिखें। ओवरऑल इफेक्ट क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए तो सिग्मा घट गया। अच्छा, सिग्मा घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो सिग्मा आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो सिग्मा आता है। अच्छा सर, सिग्मा बढ़ गया तो यहाँ क्या हुआ होगा सर, यहाँ पे जेड इफेक्टिव घट गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा। यहाँ पे जहाँ सिग्मा बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और जहाँ सिग्मा घटेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का घटना साइज को बढ़ने का न्योता देता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना साइज को घटा देता है। सर ऐसे लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं लिखा करते हैं, ये तो बताने का तरीका हो ना। तो फिर हम क्या लिखेंगे सर, बोलेंगे कि जब अनायन का फॉर्मेशन होता है तो पेरेंट एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनायन ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस एटम ऑफ पेरेंट एटम, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द एटम इंक्रीजेज causes decrease in effective nuclear charge which results in the increase in size। ये decrease होगा तो ये increase होगा। फिर से सुनिए, during the formation of anion 1 electron is added in the valence shell of parent atom due to which the screening effect in atom increases which results in the decrease in effective nuclear charge and hence the size of atom increases. During the formation of cation, one electron is removed from the parent atom due to which sigma or screening effect decreases which causes the increase in the effective nuclear charge and hence the size of atom decreases। तो ये बाकायदा ये आप लिखते हैं, बहुत अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा इफेक्ट डालता है। मगर इसके अलावा आपको लैंग्वेज भी लिखनी आनी चाहिए, लैंग्वेज भी लिखना है, क्योंकि भाई साहब आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं। ये थोड़ी हमने ये दिखा दिया है, देख लो ऐसे ही करना है, हमने लिख दिया, बाकी आप समझो। हो सकता है एग्जामिनर आपका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ना समझ पाए, तो इस केस में ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, ये बुरा नहीं है, मगर साथ में लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखेंगे तो बेटर रहेगा। किसी की लैंग्वेज कॉपी करने से अच्छा है कि आप खुद जो है थॉट प्रोसेस करें, खुद अपने लैंग्वेज क्रिएट करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी अगर आप लैंग्वेज खुद के बनाएंगे तो। ठीक है, वैसे किताबी लैंग्वेज चाहिए भी नहीं किसी को। यहाँ पे CBSE भी अपना कॉम्पिटेंसी लेवल दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है हर साल,
तो आपको भी उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अपनी ही लैंग्वेज लास्ट टाइम पे काम आनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बस इतना सा मतलब है, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। अब एवरेज टर्म क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि पता है कुछ ना मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं सिंपल होते हैं, इसमें ना कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, ऐसे तो नहीं समझ आएगा। जैसे NO3 माइनस ऐसे होता है, यह है NO3 माइनस। एक ऐसे भी बन सकता है और हाँ एक ऐसे भी बन सकता है, एक ऐसे भी बन सकता है, पता कुल कितने बॉन्ड है? कुल बॉन्ड है 4, कुल बॉन्ड है 4 और टोटल ये वाला बॉन्ड देखिए, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है और कभी यहाँ रहता है। मतलब इस वाले बॉन्ड की लोकेशन फिक्स है ही नहीं। ये वाला बॉन्ड कभी यहाँ जा रहा है तो कभी यहाँ जा रहा है तो कभी वहाँ जा रहा है। तो अब क्या कहोगे सर, ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं है, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ है? तीनों जगह घूम रहा है, तो है कहाँ? तो वो रुका ही नहीं है। तो वो रुका ही नहीं है तो फिर हम क्या कहें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड? नहीं सर। डबल बॉन्ड कहें? नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं कह सकते। वो डबल बॉन्ड तो तब कहते जब हमेशा रहता। फिर क्या कहें इसको? तो यहाँ पे देखो आता है एवरेज। हम कहेंगे सर यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, 3 बॉन्ड तो परमानेंट है, ठीक है, 3 बॉन्ड परमानेंट है, देख रहे हैं। जो चौथा बॉन्ड है वो क्या तीनों में बढ़ जा रहा है? मतलब सर ये चौथा बॉन्ड जो है कभी इसको मिल जाता है तो कभी इसको मिल जाता है तो कभी इसको मिल जाता है। हाँ ये बात सही लग रही है। क्या रुका? नहीं, हमेशा ऐसा ही कर रहा है, कभी यहाँ जा 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 रहा है। मतलब 3 बॉन्ड तो परमानेंट मौजूद है, मगर जो चौथा बॉन्ड है वो परमानेंट नहीं है। चौथा बॉन्ड बट रहा है। कितने लोगों में? 3 लोगों में, 3 जगहों में बट रहा है। कभी यहाँ बट रहा है, कभी यहाँ बट रहा है, कभी यहाँ बट रहा है। देखो यहाँ पे यहाँ है, यहाँ। तो फिर तो ऐसा कहते हैं ना, चौथे बॉन्ड को जो है 3 भाग में बांट देते हैं, यानी चौथा बॉन्ड जो चौथा बॉन्ड है वो बॉन्ड तो एक ही है मगर 3 लोगों में बट रहा है, ठीक है। 0.33, इसको कितना मिला? 0.33, इसको कितना मिला? 0.33, इसको भी कितना मिला? 0. कुल बॉन्ड कितने में सर? एक बॉन्ड और 0.33 सबको मिला। ये है इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर। सॉरी एक बॉन्ड नहीं, 3 बॉन्ड। तो ये 3.33, क्योंकि चौथा बॉन्ड रुकता कहाँ है? चौथा बॉन्ड रुकता ही नहीं है, ठीक है। ये एवरेज है, ये जो चौथा बॉन्ड है हमने उसका एवरेज निकाला कि कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये है बॉन्ड ऑर्डर, NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 4 है, ठीक है। ये किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 है, मगर पूरे स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3.33 है, क्योंकि सबका एवरेज निकालते हैं। तो इसलिए बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कितने बॉन्ड बने हुए हैं। फिर क्या कह रहा है? फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। किसका निकालना है? हमें निकालना है N2 का, O2 का, O2 प्लस का, O2 माइनस का। अरे सर N2 का ही तो बस निकालना है, क्यों? O2 का तो निकाले थे पीछे वाले क्वेश्चन में 2, ठीक है। O2 प्लस का भी निकाले थे, कितना? 2.5। O2 माइनस का भी निकाले थे, कितना निकाले थे? O2 माइनस का निकाले थे 1.5। सर कैसे निकाले थे हम तो भूल गए, तो चलो फिर से दिखा देते हैं। क्या आपको याद है कि हम डब्बे ऐसे बनाते हैं? 1 डब्बे, 2 डब्बे, 1 डब्बे, 2 डब्बे, फिर O2 है तो O2 में तो फ्लिप हो जाता है, क्योंकि 16 है, 14 से ज़्यादा के केस में क्या होता था? फ्लिप हो जाता था। अच्छा, तो जनरली कैसे चला? 2 डब्बे 1 डब्बे आता था, मगर O2 का कैसे? तो 1 डब्बे चलेगा, फिर 2 डब्बे चलेगा, फिर 2 डब्बे चलेगा, फिर 1 डब्बे आएगा। फिर हमें पता है कि ये सारा बॉन्डिंग
बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ठीक है ठीक है सर। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो 15 है, यहाँ पे 17 है। पता ना, नीचे बॉन्डिंग ऊपर एंटी बॉन्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बॉन्डिंग कितने में? 2 4 6 4 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 10, एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 4 6 बटे 2 आया, ठीक है सर। O2 प्लस में ये वाला माइनस कर दो सर, एंटी बॉन्डिंग कम हो गया तो 5 हो गया, ये 2.5, ठीक है। O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, वो कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड होगा। तो 2 में से 6 था पहले, बढ़ गया, एक 7 हो गया सर, कितना? 1.5। सर N2 का केस होता तो N2 के केस में पता है क्या होता? ये फ्लिप हो जाता है, ठीक है। नहीं करते हैं फ्लिप, क्या फर्क पड़ता है? 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कौन सा मैग्नेटिक कैरेक्टर देखना है, तो 2 4 6 8 10 14, ठीक है ठीक है। बॉन्डिंग कितने? 2 4 6 4 10, एंड 2 4, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो 10 में 4 गया, 6 बटे 2 3, यानी N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। बकायदा आपको लिखना है कि बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, फिर आप निकालेंगे तो बेटर है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के लायक काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपने लिख भी दिया थोड़ा बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या डिफाइन करिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन करिए एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बड़ा ही सिंपल है, ऐसे ही सुन लीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when an electron is removed from the valence shell of a neutral gaseous isolated element, या एटम भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं, the energy required to remove an electron from the valence shell of a neutral gaseous and isolated atom। एक न्यूट्रल गैसियस और आइसोलेटेड एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो एनर्जी हम देते हैं एटम को, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बस आपको लिखने हैं। तो फैक्टर्स बहुत से फैक्टर है। साइज़ है, आप चाहो तो ये लिख सकते हो सर, साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है तो निकालना आसान हो जाता है, मतलब साइज़ बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस कस के पकड़ के रखेगा अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। सेकंड है नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन बचा रहे हैं उसको न्यूक्लियस से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी सिग्मा जब बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर किसी एटम के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज फुल फील्ड या हाफ फील्ड सबसेल मौजूद है लास्ट में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इनॉर्ड गैस वालों की ज़्यादा होती है। सर और भी फैक्टर है? हाँ, और भी फैक्टर है। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि मतलब कहाँ से निकाल रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट कहता है कि जो सबसेल न्यूक्लियस के क्लोज होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जैसे सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है एंड देन F का होता है। मतलब सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किससे? F से। मतलब सबसे कम पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका है, F का है। मतलब सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? उस इलेक्ट्रॉन के लिए होगी जो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? F में। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जो S में होगा। तो ये भी है, आपको कुछ फैक्टर ही लिखने थे, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक डिफरेंस बताना है किसके बीच? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिक डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सबसे पहला इसका सिंबल सर ये होता है, इसका सिंबल काई होता है। पहला डिफरेंस हो गया।
दूसरा डिफरेंस है ये है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है। याद है, इससे अट्रैक्ट करता है। आपको वो कविता तो याद ही होगी, हमने कब चाहा कि वह शख्स समारोह हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। क्योंकि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, आपने अगर डेफिनेशन ठीक ठाक तरीके से पढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the balance cell of a neutral gaseous isolated element। ध्यान रहे, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड टर्म यूज किया गया है, जबकि यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर डिफाइन किया जाता है, मतलब अकेला नहीं एलिमेंट, एलिमेंट किसी के साथ है, शेयरिंग किया है, वहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, शेयर करने के बाद अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे एटम अकेला है, मतलब ये आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन किया जाता है, जबकि ये नॉन आइसोलेटेड के लिए डिफाइन किया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड वाले के लिए डिफाइन किया जाता है नॉन आइसोलेटेड। समझ आ रही? ये भी डिफरेंस है दोनों में। चौथी बात, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसलिए इसकी यूनिट होती है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड। ये कांट बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये टेंडेंसी है। आप किसी की मतलब लालच है इलेक्ट्रॉन का, लालच को कैसे आप कैलकुलेट करोगे? काउंट भी कैलकुलेट। फिर कुछ लोग आ जाएंगे सर कैलकुलेट किया जा सकता है, फिर हमने तो वैल्यू याद रखी है। कुछ लोग मिल्कन स्केल, कुछ लोग पाउली की स्केल पे इसकी वैल्यू याद रखे होंगे। ध्यान रहे, वो जो वैल्यू अगर आपने नहीं याद रखी बहुत अच्छी बात है, याद रखी तो भी अच्छी बात है। हाँ, जो आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो रेफरेंस पे ली गई होती है। हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, उसके रिस्पेक्ट में बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी जाती है कंपेयर करके। कैलकुलेट नहीं किया हमने अपने से अज्यूम किया कि हाइड्रोजन 0 है, तो जैसे हमने एक इंसान को एज्यूम कर लिया कि इसमें 0 लालच है। अब इससे ज़्यादा लालची होगा उसको वैसे प्लस की वैल्यू देते जाएंगे, इससे जो कम लालची होगा उसको वैसे माइनस की वैल्यू देते जाएंगे। तो ये तरीका हुआ एजम्पशन का, हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अज्यूम करके कोई नंबर दे सकते हैं, वो अलग बात है, कोई पैरामीटर बना सकते हैं, कोई रेफरेंस लेके काम आगे चला सकते हैं, मगर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि एनर्जी है। अच्छा, क्योंकि ये कैलकुलेट की जा सकती है एनर्जी, इसलिए इसकी यूनिट भी होती है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, आपने सुना तो होगा ही। तो इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, नो यूनिट। ठीक है, तो इतना सारा डिफरेंस तो काफ़ी था, पर्याप्त था। तो ये हो गया सेक्शन सी। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे सेक्शन डी और सेक्शन ई। तब तक के लिए थैंक यू।